हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। दोस्तों, हम मैथ के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं और मैंने अभी तक आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। जो ये प्रैक्टिस सेट मैं बना रहा हूँ, ये एचटेट टीजीटी मैथ, पीआरटी, एचएसएससी, सीईटी और आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उनको ध्यान में रख के बना रहा हूँ। ये लगभग आपके प्रीवियस ईयर है और इनको करने से आपको एक एग्जाम के जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कराई जाती है। साथ में एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेडली मैं कोई कोर्स ही परचेज कर लूं मैथ का, जिससे मैं मैथ की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लूं, चाहे मुझे अभी एचटेट टीजीटी मैथ देना हो फरवरी में, या फिर आपका सीईटी देना है आपने एचएसएससी का, या फिर पीआरटी देना है, तो मैंने एक ऐप बनवाया है मैथ्स विद राकेश छोकर। उसका लोगो आपको नजर आ रहा है। ये आप ऐप खरीद सकते, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे बैच खरीद सकते हैं जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया है, जिससे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की मैथ की तैयारी कर सकते हो। और उसको मेन फोकस एचटेट टीजीटी मैथ और पीआरटी के लिए करके बनाया है। इसका प्राइस 799 है, ठीक है। और इसमें आप 1 महीने में कंप्लीट मैथ करोगे, इसकी 6 महीने वैलिडिटी रहेगी और 6 महीने तक कोई भी एग्जाम आएगा तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। और 6 महीने तक आपको पता है आपका एचएसएससी सीईटी का एग्जाम जरूर आएगा, तो उसको भी फोकस्ड करके इसको बनाया गया है। अभी तक मैंने इसमें 8 टॉपिक करा दिए हैं और इसको परचेज करने से आप डेफिनेटली एचटेट टीजीटी मैथ क्वालिफाई कर पाओगे। चाहे आप पीआरटी दे रहे हो वो भी क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि एचटेट टीजीटी मैथ में आपका 70 नंबर का मैथ आता है और पीआरटी में 40 नंबर का। तो मैथ की अच्छी खासी वेटेज है। अगर मैथ को आपको एक अच्छी खासी समझ पैदा करनी है और साथ में प्रैक्टिस भी, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को खरीद सकते हो। क्रैश कोर्स नाम से है, 799 प्राइस है। अगर आपका मैथ तैयार हो गया है, आप एचटेट टीजीटी मैथ की प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, तो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट विद वीडियो सोल्यूशन बना रखे हैं, मेरे ऐप से खरीद सकते हो आप। इनका प्राइस 400 है विद वीडियो सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ पीडीएफ चाहते हो प्रैक्टिस सेट की, तो आप वो 150 में ले सकते हो और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऐसे ही मैंने, अगर आपकी सीडीपी तैयार नहीं हुई है ना, तो सीडीपी के मैंने नोट्स बना रखे हैं हैंड रिटन। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, इनको आप परचेज कर सकते हो। आपके सामने इधर इंडेक्स है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनको परचेज करके आप अपनी अच्छी खासी थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हैं सीडीपी की, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो जब भी स्क्रीन पर आपका कोई क्वेश्चन नजर आता है, तो सबसे पहले एक बार खुद से करने की कोशिश किया करो। जब उसके बाद आप मेरे से समझोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। और अगर इन क्वेश्चनों को समझ के आपको ऐसा लगे कि मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ाने का, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिकों को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी थोड़ी सी तैयारी कम हो जाने की वजह से अगर आपका पेपर रह जाता है, तो दोबारा फॉर्म भरने की फीस ही आपकी अच्छी खासी है, शायद 1000 के आसपास होती है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ 799 में कोर्स परचेज करके अब की बार ही अपना एचटेट टीजीटी मैथ या फिर पीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आशी सोल्ड 2 टॉयज गेम्स फॉर ₹1260 ईच। दो टॉय गेम बेचे हैं और दोनों ही 1200 रुपए के बेचे हैं, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस सेम है। क्वेश्चन की जो मेन की है वो यही है कि दोनों जो टॉयज हैं उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। अब आपको बताया गया, इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द फर्स्ट टॉय गेम एंड द लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड टॉय गेम, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ द टॉय गेम्स। आपको दोनों जो आपके टॉय गेम है उनका कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों का, और आपका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। एक पर 25% का लाभ हुआ है, एक पर 20% की हानि हुई है। इनका आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लो। अगर मैं 25% की फ्रैक्शन बढ़ाता हूं, वो होती है 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 5 में बेच दिया। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन बढ़ाता हूं तो 1/5 आता है, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेच दिया, यानी कि 4 पर बेच दिया। ये मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, इसको बराबर कर दो। ऊपर वाले रेशियो को मैंने 4 से गुणा कर दिया, नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा कर दिया। ऐसे में आपका सेलिंग प्राइस बराबर आ गया है। इनकी वैल्यू रख दीजिए, ये 16 है, ये 25 है। टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 41 आ गया है। आपका ये सेलिंग प्राइस 20 है, ये भी 20 है और ये टोटल 40 है।
ठीक है। और आपको बताया है कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आपका 1260 है और यहाँ पर आपका 20 यूनिट आया है, तो मैं 20 यूनिट का मान 1260 के बराबर कर सकता हूँ और 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूँ। वो आ जाएगा 2 6 की 12, 2 3 6 63 आ गया है 1 यूनिट का मान। आपसे दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस पूछा था जो कि 41 यूनिट है। आपने 41 यूनिट का मान निकालना है, वो हो जाएगा 63 गुणा में 41, तो 3 एकम 3, आपका 4 छिक्का 24 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 12 18 का 8, 6 चौका 24, 2583 आपका आंसर आ गया है और आपका आंसर है ये। आई होप आपको समझ आया होगा। बस एक छोटा सा तरीका ही था जो मैंने आपको बताना था कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर होता है तो बस सेलिंग प्राइस बराबर करो और अपना आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताया गया है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। एक कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिनमें कुछ लेवल होता है, ये वही क्वेश्चन है आपका। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 400 500 which when divided by 8 12 and 16 gives a remainder of 5 in each case। आपको ये बताया गया है कि उन सभी नंबर्स का सम बताओ जो 400 और 500 के बीच लाई करते हैं, उनको अगर मैं 8 12 और 16 से भाग करूं तो 5 शेष बचना चाहिए, उन सभी नंबर का जोड़ बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि वो संख्या 400 500 के बीच है। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट बोलता हूं, मैंने अभी अपने क्रैश कोर्स में एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, वहां भी ये क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा दूसरे तरीके से था। क्वेश्चन में बताया गया है, आप ऐसे समझो, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको मैं 8 12 16 से भाग करूं और प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, तो यहां पर हम क्या करते, पहले एलसीएम निकालते और 5 जोड़ देते। अगर आपसे पूछा जाता कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको मैं 8 12 और 16 से भाग करूं और तब शेष 5 आ जाए, तो उसका आंसर रहेगा इनका एलसीएम और जमा में 5। इस तरीके से वो सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी। इसको अगर मैं हल करता हूं तो इसका एलसीएम 48 है और प्लस में 5, तो इस तरीके से वो संख्या आपकी 53 आ गई है। 53 एक ऐसी संख्या है जिसको मैं 8 12 16 से भाग करूं, सभी की स्थिति में आपका 5 शेष आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो संख्या जो होनी चाहिए ना, वो 400 और 500 के बीच होनी चाहिए, वो जितनी भी संख्या है उनका जोड़ बताओ। तो अब ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो 400 और 500 के बीच होंगी और उनको मैं 8 12 16 से भाग करूंगा और 5 शेष आएगा, तो ऐसे में हम एलसीएम के मल्टीपल लिखते हैं। एक तो ये होगा, एक एलसीएम का आगे मल्टीपल आएगा, वो भी ऐसा ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर 2 रख दूं इसको, तो 48 दूनी 96, 96 और 5 101, 101 भी ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 8 12 16 से भाग करूंगा 5 शेष आएगा। आपको बताना है वो 400 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर के की वैल्यू में क्या रखूं, 9 चौका 36, 9 रख सकता हूं। तो मैंने के की वैल्यू 9 रखी, 9 8 72, 9 चौका 36, 36 और 7 43 और प्लस में ये 5 शेष, तो ये आ गई है 5 3 7। पहली संख्या ऐसी 400 से 500 के बीच 437 है जिसको मैं 8 12 16 से भाग करूंगा तो 5 शेष आएगा। और अगली चेक करते हैं। अब मैंने के की वैल्यू 9 रखी थी, तो अब 10 रख लो, 10 रखा तो ये 480 हो गया है, 480 प्लस 5 ये 485 हो गया है। अब आपको यहीं से आइडिया लग गया है, अगर मैं अब इसकी वैल्यू यहाँ पर 11 रखूंगा ना 10 के बाद, तो वो 500 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 400 से 500 के बीच ये दो ही ऐसी संख्या हैं जिनको 8 12 16 से भाग करूंगा 5 शेष आएगा। इनका योग पूछा है बस। 7 5 12, 7 4 11 और 8 और 3 11 और 1 12, ये हो गया आपका 9। ये लीजिए 922 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपकी ज्यादा जबरदस्त तैयारी नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। The difference between simple interest and compound interest compounded annually at the rate of 5% per annum on rupees 5,000 for 2 year। अगर आपका 2 वर्ष का समय है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम और आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है, आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, तो बड़ा ही जबरदस्त तरीका बताता हूं आपको। 2 वर्ष के लिए हमारा रेशियो होता है 2:1 और यहाँ पर रहता है हमारा मूलधन। इस 2:1 में ये हमारा साधारण ब्याज है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है और ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकालना सबसे आसान है। दोबारा बताता हूं, वर्ष आपके अगर 2 दे रखे हों और आपको दर और मूलधन दोनों दे रखा है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो 2 वर्ष के लिए रेशो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का 2:1।
यहाँ से मेरा साधारण ब्याज आएगा, यहाँ से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा, और ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। बस यहाँ पर मूलधन रख दो, वो है आपका 5000। तो आपने क्या करना है, इस मूलधन का ब्याज निकालना है 12%। आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पे लगता है, तो मूलधन का 12% निकाल लिया मैंने, और वो 12% आ गया है आपका 12 पंजे 60, 600 आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, अब इसके ऊपर इसका भी 12% निकाल दो। अगर मैं 600 का 12% निकाल रहा हूं तो 72 आ रहा है, तो 72 एकम 72, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 आ गया है। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। इसी में अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाता तो 2 गुणा में 600, 1200 आपका साधारण ब्याज होता। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो 1200 प्लस 72, 1272 होता। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है। घन की भुजा अगर 11 सेंटीमीटर हो। आपको पता है एक जो घन होता है ना, वो एक ऐसी आकृति है, अगर आप वर्ग को हाइट दे दो तो आपका एक घन बनता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं ना मैं, तो इसके अंदर 6 स्क्वायर होते हैं, आपके 6 सतह होती हैं, और वो सभी वर्ग के आकार की होती हैं। एक तो सतह नीचे बनी हुई है ये ऐसे, एक ऐसे ऊपर बनी हुई है, और एक चारों तरफ बनी हुई है, तो इसमें 6 आपके स्क्वायर बने हुए हैं। अगर आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो 6 स्क्वायर्स हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है, 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है 1 की 2, तो 6 का निकलेगा 6 1 की 2। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का आपने फार्मूला भी याद किया होगा, 6 1 की 2। ये कैसे है, इसके अंदर 6 वर्ग बने हुए हैं, और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2 होता है, तो 6 का हो जाएगा, 6 के लिए गुणा कर दिया। एक होता है पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। वो क्या होता है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ चारों दीवारों के क्षेत्रफल को, सिर्फ इस हिस्से के क्षेत्रफल को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। उसमें छत और फर्श नहीं होता। तो इस तरीके से आपके इसमें कितने स्क्वायर आएंगे, अगर चारों दीवारों की बात चल रही है तो 4 स्क्वायर आ जाएंगे, और एक स्क्वायर का एरिया 1 ही 2 होता है, तो 4 का हो जाएगा 4 1 ही 2। इनका डिफरेंस पूछा है, इनका अगर मैं डिफरेंस करता हूं, 6 1 की 2 में से 4 1 की 2 गया, 2 1 की 2 बच गया। बस इसको हल करना है। ए का मतलब भुजा, और भुजा आपकी 11 है, 11 का वर्ग किया 121, 121 गुणा में 2, ये आपका आंसर रहने वाला है 242 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 12, 5 और 13 सेंटीमीटर है। भुजाओं से मुझे पता चल गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मेंसुरेशन में बहुत डिटेल से बता रखा है आपको कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती है, जिनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, और वो भुजाएं देखकर आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, सरकम सर्कल की रेडियस बतानी है। एक परिवृत्त बनाया जाए इस तरीके से, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सरकम सेंटर होता है ना, प्री के अंदर होता है, वो कर्ण के बिल्कुल मध्य बिंदु पे होता है, यहाँ पर है, और कर्ण के मध्य बिंदु पर है, तो इसका मतलब यहां से ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी रेडियस है। तो अगर कभी भी आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में परिवृत्त, राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है, तो आपके कर्ण का आधा होता है, और वो आ गई आपकी 6.5, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आप मोबाइल को ऐसे पकड़ के वेब सीरीज की तरह देखते रहोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से निकालना करो, और जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन है, उनसे कौन से सोल्यूशन बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें। बस आपने क्या करना है, चेक करना है कि A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2, इनके बीच क्या रिलेशन है। ये A1 है, ये A2 है, ये सॉरी ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1 बटे में A2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, B1 बटा B2 माइनस का 4 माइनस का 8 को काटोगे 1/2, C1 C2 12/48 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इनमें से कौन से बराबर हैं, इनमें से ये दोनों बराबर हैं,
और ये बराबर नहीं है, यही सिंबल ऊपर लगाओ। तो जब a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 होता है, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। इनके इस रेशो से ही पता चलता है। इसके 3 सॉल्यूशन बनते हैं, वो मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो जितना आपके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है उतना ही बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 15 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की बजाय अगर वो चाल अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 15 किलोमीटर अधिक चल पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। पहले वो जितने जितने टाइम में पहले चल रहा था ना, उतने ही टाइम में अब चल रहा है, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो 15 किलोमीटर ज्यादा चल पा रहा है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपका स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इस क्वेश्चन में आपका टाइम कांस्टेंट हो गया है तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा ना, वही रेशियो आपका डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम हो जाएगा। अगर यहां पर मैं स्पीड का रेशियो निकाल लूं तो वो आ गया है 4:5। ठीक है, तो आपका ये स्पीड का रेशियो ही आपका डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस, इसका मतलब पहले ये तय किया जा रहा था, अब ये डिस्टेंस कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया था कि 15 किलोमीटर बढ़ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 किलोमीटर है। 15 चौके 60, पहले वो 60 किलोमीटर जा रहा था, 15×5 75, अब 75 किलोमीटर जा रहा है। आपसे पूछा था कि वास्तविक दूरी कितनी तय की, तो वो आ गया है 60 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी कैसे होती है? पहला पद गुणा में इसके साथ कॉमन रेशियो एक बार, फिर अगला पद पहला पद गुणा में कॉमन रेशियो की पावर 2, फिर आगे पहला पद गुणा में कॉमन रेशियो की पावर 3। इस तरीके से जो आपकी सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे पद जिनके बीच का कॉमन रेशियो बराबर है, सभी को r से गुणा किया गया है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। इसका ये बताया गया है कि इस श्रेणी का तीसरा पद जो है ना वो 4 है। और आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट मल्टीपल बताना है। एक तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एक और भी तरीका होता है लिखने का, वो भी मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या किया, ये बीच वाली टर्म, 5 टर्म में बीच वाली टर्म को मैंने ए मान लिया। अब 2 टर्म इससे इस तरफ लिखनी है, 2 टर्म इस तरफ लिखनी है, क्योंकि मैंने 5 लिखनी है। अब आप ये बताइए टर्म कैसे लिखी जाती है? इससे अगली लिखनी है तो इसको मैं r से गुणा करूंगा, AR1। इससे अगली लिखनी है तो AR की पावर 2, ऐसे लिखी जाती है। मैंने बताया सभी को r से गुणा किया जाएगा। लेकिन अगर इससे इधर लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं r से भाग करूंगा। मैं इसके इधर लेके आ रहा हूं तो a डिवाइड बाई आर। अगर मैं इससे पहले लिखना चाहता हूं तो a डिवाइड बाई आर की पावर 2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों? अगर मैं इसको यहां से चेक करता हूं तो ये r से ही गुणा हो रहा है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक चेक करता हूं तो भी r से गुणा हो रहा है। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो भी r से गुणा हो रहा है। यहां से यहां जाता हूं तो भी r से गुणा हो रहा है। इट मीन सभी के बीच का कॉमन रेशियो बराबर है। अगर कॉमन रेशियो बराबर है तो मैं इस तरीके से भी अपनी जीपी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरीके से लिखने से क्या फायदा हुआ? इस तरीके से लिखने से ये फायदा हुआ कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं, इनका मल्टीपल करूं, तो r की 1 पावर से ये कट जाएगा, r की 2 पावर से ये कट जाएगा, सिर्फ a ही बचा है। a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, यानी कि a की पावर 5। इन सभी का प्रोडक्ट जो है वो a की पावर 5 आया है। अब a की वैल्यू कितनी थी? आपको बताया गया था कि द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। इसकी वैल्यू आपकी 4 है। तीसरी टर्म की वैल्यू है 4, तो ए की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4 की पावर 5, और आपका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे है, NPR बराबर है 720। गले में पता नहीं क्या हो गया भाई। ये है आपका NCR बराबर है 120।
आपसे आर की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे टैकल करेंगे? इसको टैकल करने का हमारा तरीका हो सकता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम परमुटेशन को कैसे टैकल करते हैं। परमुटेशन को हम टैकल करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इस परमुटेशन को हल करते हैं। कॉम्बिनेशन को कैसे हल करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले को हल करते हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन का फार्मूला हल होता है, इस तरीके से आपका परमुटेशन का फार्मूला हल होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं तो वो 720 है, और अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं तो 120 है। ठीक है, अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आंसर तो आ गया है। तो क्या होगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आर फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर। और मैंने किसको किया था? इसको भाग किया था इससे। अगर मैं 720 को 120 से भाग करता हूं तो 12 6 72 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आर फैक्टोरियल 6 के बराबर है। अब ये कैसे वैल्यू निकलेगी? कुछ आपको याद होनी चाहिए चीजें। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। आपको 7 तक के याद होने चाहिए, वैसे मैंने 5 तक लिख के बता दिए हैं आपको। तो आपको पता चल गया कि आपका जो 6 होता है ना वो 3 फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल बराबर 6, और इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने क्या किया? परमुटेशन का फार्मूला लिखा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखा, इसको इससे भाग किया तो बचा आर। 720 को 120 से भाग किया तो 6 बचा। आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है, तो 6 किसकी वैल्यू होती है? 3 फैक्टोरियल की होती है, तो आपकी आर की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन टाइम टॉसिंग अ कॉइन, जब एक कॉइन टॉस किया जाता है, द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, हेड और टेल अल्टरनेटली आने की जो आपकी चांस है वो पूछा है इन 3 सक्सेसिव ट्रायल। 3 बार सिक्का उछाला जाता है, अल्टरनेटली हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अल्टरनेटली का मतलब ये क्या है? पहली बात तो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब एक सिक्का उछाला जा रहा है और कितनी बार उछाला जा रहा है, यहां से आपके टोटल आउटकम आएंगे अगर आपने मेरे से प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। फेसेज मतलब जो उछाला जा रहा है उसके कितने फेस हैं? उसके 2 फेस है, हेड या टेल। वो कितनी बार उछाला जा रहा है बताया गया है कि 3 बार लगातार उछाला गया है। तो इस तरीके से जो आपके टोटल आउटकम है ना वो 8 आएंगे। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा ना तो आपके टोटल आउटकम 8 आएंगे। अब फेवरेबल आउटकम वो ये कह रहा है कि आपके हेड और टेल अल्टरनेटली आने चाहिए। अल्टरनेटली का अर्थ ये है अगर 3 में से पहली बार हेड आ जाए तो उसके बाद टेल आना चाहिए और फिर दोबारा हेड आना चाहिए। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा, अगर स्टार्टिंग में टेल आ जाए तो फिर हेड आना चाहिए और फिर दोबारा टेल आना चाहिए। ऐसी 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं। अदरवाइज आप कोई भी सिचुएशन बनाओगे उसमें टेल 2 बार आ जाएंगे या फिर हेड 2 बार आ जाएंगे, लेकिन अल्टरनेटली सिर्फ 2 ही बार आ सकते हैं। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम आपके 2 हैं। इनको काटूं तो 1/4 आपका आंसर आ गया है और आपका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बस बड़ा ही है लेकिन बिल्कुल आसान है, 1 लाइनर क्वेश्चन ही है। ड्यूरिंग ए सेल, ए सेल्समैन सेल हिज पेन्स अंडर अ बाय 9 एंड गेट 6 फ्री। एक बंदा है जो पेन बेच रहा है, सेल्समैन, वो ये कह रहा है कि अगर कोई 9 परचेज करेगा ना तो 6 फ्री दे दूंगा। अगर आप 9 परचेज करोगे तो आपको 15 मिलेंगे, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब आगे बोला गया है, ही फर्दर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ईच पेन एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रुपीज। वो ये कह रहा है कि मैं इनको इनके कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, आपको 10 रुपए का एक पेन दे रहा हूं। ठीक बात है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफर। आप ये बताइए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, एंड द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेल्समैन।
सेल्समैन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, बीच में एक लाइन छूट गई है यहाँ पर। ही फर्दर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग हिज ईच पेन at his cost price ₹10 but actually he purchased each pen for ₹5। वो दावा तो ये कह रहा है कि मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया था, 10 रुपए का ही बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जो पेन की कॉस्ट है वो सिर्फ 5 रुपए ही है। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए ऑन बेसिस ऑफ द ऑफर द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द सेल्समैन, कि भाई इस डिस्काउंट के बाद जो आपका सेल्समैन है उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे एक चीज बताइए, इसमें मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले अगर कोई 9 पेन लेने के लिए आया तो मैंने तो उसको 15 पेन दे दिए, तो मेरी तरफ से कॉस्ट प्राइस क्या गया, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। मैं पेन लेके आया था 5 रुपए का एक, अगर कोई मेरे से 9 पेन लेने आया तो मैंने उसको 15 पेन दे दिए, तो मेरी जेब से तो 15 पेन चले गए, और एक पेन 5 रुपए का है तो 15 5 75, मेरे से 75 रुपए का सामान लेके वो चला गया। अब जब उससे लेने की बात आई तो मैंने कहा कि मैंने आपको 15 पेन दे दिए हैं लेकिन मैं 9 पेन के पैसे लूंगा, और ये बता दिया कि एक पेन 10 रुपए का है, तो 9 पेन के कितने पैसे हो गए, 90 रुपए हो गए। इसका मतलब मैंने अपनी जेब से लगाए 75 रुपए और मुझे मिल गए हैं 90 रुपए। तो अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। आपने प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट हुआ मुझे 15 रुपए का, कितने रुपए लगाने से हुआ है, 75 रुपए लगाने से हुआ है, गुणा में 100, 20% आ गया शायद, क्योंकि 15 5 75 होता है। ये लीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। ये आंसर है आपका। प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको पता है फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है आपको। बाहर वाले दोनों प्रपोर्शन का मल्टीपल अंदर वाले दोनों प्रपोर्शन के मल्टीपल के बराबर होता है, तो 40 गुणा में x बराबर है 56 गुणा 55, 8 पंजे 40, 8 7 56, 5 एकम 5, 5 एकम 5, x आ गया आपका 77। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल and internal surface of a hollow hemispherical cell are 20 centimeter and 16 centimeter। आपका एक अर्धगोला है खोखला, एक खोखला अर्धगोला है, ये लीजिए इस तरीके से खोखला अर्धगोला है। खोखला मीन्स इस तरीके से बना देता हूं इसको खोखला, ये लीजिए, ठीक है। इसकी आपकी दो डायमीटर दे रखे हैं, एक तो रेडियस ही लिख देता हूं, एक तो अंदर वाला की रेडियस, ये इसकी वैल्यू है आपकी 8, और एक ये बाहर वाले की रेडियस ये है 10। ये बात आपको समझ आ गई होगी। होलो मतलब होता है खोखला, हेमिस्फेयर होता है आपका अर्धगोला, उसके डायमीटर दे रखे थे 20 और 16, त्रिज्या आ गई इसका आधा 10 और 8, अंदर वाले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बाहर वाले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आगे बताया गया इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया है, एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, इससे एक सिलेंडर बनाया गया है। ये लीजिए सिलेंडर भी बना देते हैं, ये सिलेंडर है आपके सामने। आगे बताया गया है कि ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 16 है तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। आपको अब तक समझ आ गया होगा, अगर इस आकृति से पिघलाकर ये आकृति बनाई गई है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा 2/3 पाई बड़े आर की 3 माइनस छोटे आर की 3, इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकलेगा, बराबर इसका वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर। बेलन का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, बस इनकी वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2/3, बड़ी त्रिज्या है इसमें 10, छोटी है 8, 10 का वर्ग होता है 1, 10 का क्यूब होता है 1000, और 5 का क्यूब होता है 512। अगर आप 1000 में से 512 घटाओगे तो 488 आएगा। इसकी त्रिज्या है 8, तो 8 गुणा 8, ऊंचाई मैंने निकाल दी है, बस निकाल लो। ये आ जाएगा 8 × 48, 8 एकम 8, 2 चौके 8, ये डिवाइड में आ जाएगा 61/12 आपकी ऊंचाई आएगी। तो 12 पंजे 60, ना जाने की 0, 5.08, ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, समझ आया होगा।
अगर एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई गई है तो दोनों का आयतन बराबर है। आपसे कोई एक चीज पूछी जाएगी, ऐसे क्वेश्चन ढेरों आपने निकाले होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 58। 50 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है ना वो 58 है। तो इससे मुझे समझ आता है कि सभी स्टूडेंट ने औसतन 58 मार्क्स लिए हैं। ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट विद द एवरेज स्कोर ऑफ 45 लेफ्ट द क्लास। 8 लड़कों का एक ग्रुप था जिनका औसत जो स्कोर था वो 45 था, उन्होंने सभी ने औसतन 45 मार्क्स लिए थे, वो क्लास छोड़ के चले गए। एंड अनदर ग्रुप ऑफ 10 बॉयज, दूसरे 10 बॉयज के एक ग्रुप है जिनका एवरेज स्कोर है 53, उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली। ठीक बात है। व्हाट इज द न्यू एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, नया स्कोर क्या हो जाएगा। देखिए, एवरेज निकालते समय आप एक बात ध्यान रखेंगे, एवरेज का मतलब ये होता है यहां पर सब इस ग्रुप में बराबर स्कोर के रहेंगे, बराबर वेट के रहेंगे, जो भी आपको एवरेज में बता रखा होगा वो हमेशा इक्वल स्कोर के रहेंगे। अगर 50 स्टूडेंटों का औसत 58 है ना, इसका मतलब सभी के 58 मार्क्स आए हुए हैं। अगर यहां से कोई जाएगा, अगर वो 58 का ही स्कोर लेके चला जाएगा तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, भाई सभी का 58 स्कोर था, वो उतना लेके चला जाए, कोई कष्ट नहीं है। अगर उससे कोई ज्यादा लेके जाएगा, उसके एवरेज स्कोर था 58, अगर वो 60 लेके चला जाएगा तो वो जो 2 की कमी है ना वो सभी में से घटा देंगे। भाई वो क्या करेंगे, 2 कम आगे हैं, जितने स्टूडेंट बच गए हैं वो उस कमी को सभी में से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, सभी का एवरेज थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन सभी बराबर नंबरों में रहेंगे। अगर कोई था, जैसे इन सभी का एवरेज था तो 58, भाई 8 इसमें से निकल के गए है ना, लेकिन वो 45 मार्क्स लेके चले गए। 58 वाले एवरेज से निकले थे, कहने का मतलब सभी 58 मार्क्स के थे, लेकिन 8 स्टूडेंट जाते टाइम 45 मार्क्स का एवरेज लेके चले गए। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा मार्क्स छोड़ के चले गए। कितने ज्यादा छोड़ के चले गए, 58 में से अगर मैं 45 घटाऊं तो आपके 13 बचेंगे, वो 13 नंबर ज्यादा छोड़ के चले गए। और कितने छोड़ के चले गए, 8 बंदे छोड़ के चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में बांट लेंगे हम। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब 10 स्टूडेंट और आगे हैं, वो किसी ग्रुप से आए थे, वो सभी का स्कोर था 53 नंबर, वो ऐड हो गई। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर हमारे ग्रुप में कोई आएगा, अगर वो 58 ही मार्क्स का आएगा तो हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कम लेके आ गया तो हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा उसको दे देंगे और सब बराबर कर लेंगे। अगर वो 53 लेके आया है तो वो कम लेके आया है, कितना कम लेके आया, 58 से 5 कम लेके आया है। और 5 कम कितने बंदे लेके आए हैं, 10 कम लेके आए हैं। इसका मतलब वो 50 मार्क्स कम लेके आया, हम अपने में से घटा देंगे, उसको दे देंगे। अब इस तरीके से अगर मैं टोटल डिफरेंस देखता हूं उनके आने जाने से क्या फर्क पड़ा, ये है 104 और वो है 50, तो आपके पास 54 ज्यादा है, 54 मार्क्स ज्यादा बच गए। अब ये 54 मार्क्स अगर ज्यादा बच गए तो हम क्या करेंगे, सभी में बांट देंगे। तो अब मैं देखता हूं कि ये 54 मार्क्स मैंने बांटने हैं, मेरे पास स्टूडेंट कितने बचे हुए हैं। मैंने देखा मेरे पास 50 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, उनमें से 8 चले गए और 10 आ गए। तो इस तरीके से अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास 52 स्टूडेंट है फिलहाल, और 52 स्टूडेंट में सभी में 54 में से नंबर बांटने हैं, तो सभी के इससे कितने आएंगे, उसका तरीका क्या होगा, 52 से इसको भाग कर दो। ऐसे ही तो होगा। अगर आपको 10 टॉफी 50 बच्चों में बांटनी है तो कैसे बांटोगे, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर 10 टॉफी 2 बच्चों में बांटनी है तो कैसे करोगे, 2 से भाग कर दोगे ना, 5-5 दोगे। बस ऐसे ही अगर आपने 54 मार्क्स 52 बच्चों में बांटने हैं तो 52 से भाग कर दो। मैंने इसको भाग किया तो ये आ गया आपका 27/26। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज कर दूं तो 26 एकम 26, 1.0 समथिंग आपका आंसर आएगा, 0.4 लिखा हुआ है। तो इतना आपका एवरेज बढ़ गया है। जितना आपने सभी ने स्कोर शेयर किया उतना आपका एवरेज बढ़ गया है। पहले था 58, उसमें 1.04 बढ़ गया है, अब हो गया है 59.04, और आपका आंसर है ये। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एवरेज आपने पूरा कंप्लीट अगर मेरे से पढ़ा है तो बहुत बेहतर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपने एवरेज मेरे से नहीं पढ़ा तो एक बार के लिए थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि सर क्या कहानी सुना रहे हैं, है कुछ नहीं है। ये एवरेज से 15, ये एवरेज से 13 कम है, तो उन सभी को 58 मार्क्स लेके जाने थे, लेकिन 45 लेके चले गए। 104 मार्क्स यहीं छोड़ के चले गए, ज्यादा बचे हुए हैं। एक दूसरे ग्रुप के बंदे आए, 58 लेके आने थे लेकिन 53 ले आए, 50 कम लेके आ गए।
अगर इस हिसाब को देखता हूं जोड़ के तो मुझे पता चलता है कि इस एवरेज के बाद मेरे पास 54 मार्क्स एक्स्ट्रा पड़े हैं। भाई वो सभी में बांटने पड़ेंगे। सभी बंदे कितने हैं, 52 है, 52 में बांट दिए, सभी में एक के 1.04 मार्क्स बढ़ गया, तो इसका मतलब इतना एवरेज बढ़ गया, 58 में जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस में 1/x जो है ना आपका 2 कोस थीटा है, आपसे इसका स्केयर पूछा है। x प्लस में 1/x बराबर 2 कोस थीटा के बराबर है। दोनों तरफ स्केयर कर दो, फिर ये आ गया आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, इनको आपस में गुणा करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 का स्केयर किया 4, एक हो गया आपका कोस स्केयर थीटा। ठीक है, ये दो उधर जाके माइनस का हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस स्केयर थीटा सॉरी एक्स स्केयर प्लस में 1/x स्केयर की वैल्यू निकालनी थी, 2 उधर गया माइनस का हो गया, तो ये हो गया 4 कोस स्केयर थीटा माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1। आपको पता होगा इसी को बोलते हैं हम कोस 2 थीटा, तो ये हो गया 2 बाहर, अंदर हो गया कोस 2 थीटा, और इसी की ये वैल्यू है, ये आपका आंसर आ गया है 2 कोस 2 थीटा। आपको आया समझ? कुछ नहीं, एक छोटा सा फार्मूला था बस, दोनों तरफ वर्क कर दिया, a की 2 b की 2 2ab, इसका स्केयर कर दिया, ये दो उधर जाके माइनस कर दिया, कॉमन आ गया, अंदर वाली वैल्यू होती है आपका कोस 2 थीटा की वैल्यू है ये, इसकी जगह कोस 2 थीटा लिख दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीकेंट थीटा 5x है, टेन थीटा 5/x है, ये वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है इसका भी स्केयर कर रखा है, इसका भी स्केयर कर रखा है, पहले इसका स्केयर करो तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्केयर थीटा बराबर 25x की 2, दोनों तरफ स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर करो, ये हो जाएगा आपका 10 स्केयर थीटा बराबर 25/x की 2। अब इनको आपस में घटाया गया है तो इनको माइनस कर दो आपस में, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, उधर आ गया 25 कॉमन, अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये बच गया, ये 25 इधर ले आए, 1/25 बराबर आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं देखता हूं मैंने निकालना क्या है, निकालना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो वैल्यू मेरे पास आ गई, बस 10 ली है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, इधर भी, ये तो निकालना ही है, बस इसको हल कर दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5 आपका आंसर आ गया है, और आपका आंसर है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ABCD आपकी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सी होती है, जो वृत्त के अंदर बनी होती है। ठीक है, आगे बताया गया है हुज साइड AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB साइड जो है ना इस क्वाड्रिलेटरल की, वो इस वृत्त का व्यास है। ये लीजिए कुछ इस तरीके से चतुर्भुज, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है जी, आपको बताया गया है कि एंगल ADC 129 डिग्री है, ADC ये एंगल 129 डिग्री है। ठीक है जी, आपको बताया गया व्हेन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल BAC, आपने एंगल निकालना है BAC, आपने ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूछा है आपसे। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, ये अगर आपका डायमीटर है ना AB, डायमीटर जो एंगल बनाता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 129 है तो ये कितना बच गया आपका, इसको अगर मैं 130 ही मान लूं तो 51 आ गया। तो ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 है, ये 51 है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, इसका मतलब 90 180 में से चले गए 90 बच गया, 90 में से 51 घटा दो तो 49 आ गया क्या, 9 और 1 10, हाँ 4 और 5 9, 39 आ गया भाई, तो आपका आंसर है 39, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यदि x इक्वल टू a सीकेंट थीटा प्लस b टेन थीटा, y बराबर a टेन थीटा प्लस b सीकेंट थीटा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकालना है। पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, आपस में घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसका स्क्वायर किया, x की 2 बराबर है a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, उधर इसका स्क्वायर किया। अच्छा सॉरी भाई, एक पहले तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab भी तो आएगा ना,
दो ए बी सीकेंट थीटा और टेन थीटा। ऐसे ही इसका स्क्वायर करो वाई वाले का, वाई स्क्वायर ये भी हो जाएगा ए की दो प्लस बी की दो प्लस में दो ए बी। अब आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल लो, तो इनको आपस में घटा दो बस। इनको तो आपस में घटा के लिख दिया, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है। अब क्या होगा, इनको आपस में माइनस किया तो ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का हो गया क्योंकि घटा रहे हैं हम, तो इनमें से कॉमन आ गया आपका प्लस का बी की दो कॉमन आ गया अंदर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इनको माइनस किया, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब यहां पर आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जबकि इसका उल्टा एक के बराबर होता है। अगर ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तो एक के बराबर हो जाता, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले ली, जैसे ही माइनस कॉमन ली ये पलट गई और एक के बराबर होगी, तो वो माइनस बाहर आएगी और बी की दो। ये बात आपको समझ आई? ये एक के बराबर नहीं है, इसका उल्टा एक के बराबर है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसकी वजह से ये पलट गए हैं और एक के बराबर हो गए। तो बस इसकी वैल्यू ये आ गई है ए की दो माइनस बी की दो, और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो एक रूट है ना, वो इज स्क्वायर ऑफ द अदर, वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। देन p इज इक्वल टू, p की वैल्यू बताओ क्या होगी, और p जीरो से बड़ा है। ठीक है जी, पहले तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें बताया गया इसके दो रूट हैं, जो पहला रूट है ना वो दूसरे रूट का स्क्वायर है। ये दो रूट हैं आपके, एक दूसरे का स्क्वायर है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा का स्क्वायर है, ये इसके दो रूट है। अब अगर यहां पर मैं दोनों रूट्स का सम निकालूं, अगर मैं दोनों रूट का सम निकालूं तो वो क्या आएगा, दोनों रूट का सम होता है माइनस का b बटे में a, तो वो आ गया माइनस का b मतलब p और बटे में a मतलब 3। अच्छा वो समझ नहीं आया आपको, तो इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं। ये लीजिए, आपका दोनों मूलों का योग होता है माइनस का b बटे में a, तो b है आपका p और माइनस लगा दी, और बटे में a है आपका 3, तो इस तरीके से दोनों मूलों का योग आ गया है। एक दूसरा, दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटे में a, तो आपका c तो है 3 और a है आपका 3, ये कट के बराबर आ गया 1 की। अगर मैं इसको आपस में गुणा कर दूं तो ये अल्फा की पावर 1 है, ये अल्फा की पावर 2, तो अल्फा की पावर 3 बराबर आ गया है 1 के। ठीक है, मैंने क्या किया, एक को इधर ले आया, तो अल्फा की पावर 3 माइनस 1 बराबर है 0 के। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका अल्फा की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 बराबर 0 की। ये एक फार्मूला है आपका, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a माइनस बी, a की 2 प्लस b की 2 प्लस ए बी के बराबर होता है। तो अब इसकी जगह लिखा हुआ है अल्फा का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो इस फार्मूले में लिखो इसको, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1, आगे हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 गुणा में अल्फा, ये आ गया। ठीक है, ये 0 के बराबर था, तो ये भी आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे ये नजर आ रहा है, मैंने इसमें दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ा, तो ये हो गया 1 प्लस में अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर बराबर है, उसमें भी एक जोड़ दिया, तो वो हो गया आपका माइनस का p प्लस में 3 बटे में 3। जैसे ही मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो एलसीएम ले लिया, ऊपर 3 चला गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये सेम है, इसकी वैल्यू है माइनस का p प्लस में 3 बटे में 3, इसकी वैल्यू। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों गुणा हो गए 0 आ रहे हैं ना, इसका मतलब इनकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो मैंने एक तो इसको 0 के बराबर कर दिया, अल्फा माइनस 1 को 0 के बराबर कर दिया,
एक अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में अल्फा, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो 1 आ गई है, ठीक है। अगर अब मैं यहां से निकाल लूं वैल्यू, इसको मैं अगर 0 के बराबर कर दूं, माइनस का p प्लस में 3 बटे में 3 बराबर 0 के, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां पर p की वैल्यू आ गई आपकी 3, और आपने p की वैल्यू ही निकालनी थी, तो आपका आंसर है ये, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स विद राकेश चोकर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें, कुछ फ्री मटेरियल भी पड़ा हुआ है इस पे, उसको आप अवेल कर सकते हैं। साथ में जो मैंने अब तक पढ़ाया है इसकी एज इट इज पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी विद सॉल्यूशन, उसको आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।